Hello everyone, today we are going to start a new topic that is management theories. So basically अगर हम 18th सेंचुरी से अगर हम 21st सेंचुरी तक बात करें जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स का भी रिवॉल्यूशन हुआ है बट डिफरेंट मीन्स एंड बाय डिफरेंट थ्योरीज बट गिवन बाय डिफरेंट पीपल. सो 18th सेंचुरी से अभी तक 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी तक काफ़ी सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं दैट हाउ टू डील विद पीपल सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और अल्टीमेटली उससे इनडायरेक्टली कंपनीज को क्या फ़ायदा हो सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके रेवेन्यूज़ में क्या बेनिफिट हो सकता है. तो सबसे पहले हेनरी फेयल की थ्योरी हम समझेंगे. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ हेनरी फेयल विच गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन बाय हेनरी फेयल. सो फर्स्ट वॉज डिविजन ऑफ वर्क. अगर हम एक कंपनी की बात करें तो उसमें हो सकता है कि अगर एक स्मॉल स्केल कंपनी हो चाहे एक बड़ी सी एक एमएनसी हो, दोनों में ही डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए बेस ऑन द बेस ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. फॉर एग्जांपल इफ आई एम गुड इन डूइंग अ फाइनेंशियल वर्क, इफ आई एम गुड इन डूइंग अकाउंट्स वर्क, देन आई शुड बी असाइंड विद अकाउंट्स वर्क. सिमिलरली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेल्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लीगल में अच्छे होते हैं. सो इस तरीके से डिपार्टमेंट्स बना के उनका डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए ताकि वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ और अल्टीमेटली उनकी खुद की भी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े. नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन अ हायरार्की. For example, a company's manager has authority over his lower level or over his subordinates, but at the same time जो subordinate level पे होते हैं उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जो उनको अथॉरिटी दी मैनेजर के थ्रू जो उनके पास अथॉरिटी थी और उन्होंने जो आपको डायरेक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम टू टाइम उसको मैनेज करके किस तरीके से कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. बीइंग ओबीडियंट, बीइंग पंक्चुअल. अगर आप किसी कंपनी में भी जा रहे हैं तो आपको ये कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से, जैसे कि आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको डेली पंच इन पंच आउट करना पड़ेगा. वो आपका डेली अटेंडेंस लगाएगा ताकि पता चले कि आप कितने पंक्चुअल हो और कितने ओबीडियंट हो अपनी कंपनी की तरफ और किस लेवल पे आप जाके काम कर सकते हो उसके लिए. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन इज बेसिकली द हायरार्की ऑफ द कंपनी. आप लेवल्स बना सकते हो अलग अलग और किसके अंदर कौन सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं. आप इजीली फंक्शन आउट कर सकते हो और इजीली उनको मैनेज कर सकते हो एज अ टॉप लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज ऑर्डर. अगेन जैसे हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा था उसी तरीके से ऑर्डर की भी आपके पास एक अथॉरिटी होती है एज अ मैनेजमेंट पर्सन. आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकते हो. क्लियरली स्पेसिफाइड ऑर्डर्स होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप उनको वेग ऑर्डर दे दो कि शाम तक, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो तो आप उन्हें बोलो कि शाम तक मुझे 100 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, 100 लॉट्स कंप्लीट करने. इस तरीके से आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो. आपको ऑर्डरली पूरा फंक्शुएट करना चाहिए. आपको पूरा प्रोसेस और प्लान करके बताना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने वर्क को डिवाइड कर रहे हैं. उस वर्क को डिवाइड करने के बाद कितने लोग इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम ब्रेक कैसे लेंगे, इसमें हम एडवांसमेंट किस तरीके से करेंगे, तो उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए उस ऑर्डर में. नेक्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी इज बेसिकली ट्रीटिंग एवरीवन विद द सेम ऑन सेम लेवल. ऐसे नहीं आप किसी के साथ पर्सनल रिलेशंस अगर आपके साथ अच्छे हैं तो आप उसके तारीफ करें और जो दूसरा पर्सन जो कि हार्ड वर्किंग है, जो कि डिसिप्लिन्ड है, जो कि एफिशिएंट और ज़्यादा इफेक्टिव है बट आपके उसके अच्छे पर्सनल रिलेशंस नहीं है तो आप उसको इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं. बट एज अ मैनेजर आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए. एज अ मैनेजर सारे सबऑर्डिनेट्स आपके लिए एक लेवल पे होने चाहिए और उनको एक लेवल पे रख के उनको जज करना चाहिए. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. दीज आर द पावर्स कि अगर एक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें या तो पावर सेंट्रलाइज्ड हो सकती हैं, दैट मीन्स कि एक पर्सन के हाथ में हो सकती हैं, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती हैं. अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के पास पावर हो सकती है. जनरली अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के, तो ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन के ज़्यादा होते हैं बिकॉज यहाँ पे पावर्स डिवाइड हो जाती हैं. एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर नहीं रहती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में पावर हो सकती है. पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ एक सिंगल हैंडेड पर्सन के पास नहीं है. तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, दो वो थोड़ा टाइम ले लेती है डिसीजन मेकिंग, बट द डिसीजन मेकिंग विल बी एक्यूरेट इन दिस. नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स. एस्पिरिट डी कॉर्प्स इज बेसिकली आप कितने मोटिवेटेड हो अपनी कंपनी के लिए और कितने पंचुअल हो और कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपनी कंपनी के लिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी कंपनी, सो आप क्या अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए सोच रहे हो या फिर आप कंपनी की ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज जब पूरी कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली उसके जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, सब एक साथ ग्रो करते हैं. सो अल्टीमेटली यू शुड think about the company's profit and company's growth.
नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि हमने हायरार्की की बात करी तो उसमें जो सबऑर्डिनेट्स बनते हैं, एक मैनेजर के अंडर एक टीम दी जाती है। जैसे चाहे हम टॉप की बात करें, मिडिल लेवल की बात करें, लोअर लेवल की बात करें, सबके अंदर एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कि एक टीम बिल्डिंग के थ्रू काम करे जाते हैं। सो वो सबऑर्डिनेट्स एक टीम बिल्डिंग के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज remuneration program is basically giving out the pay scale or their salary. The salary should not be fixed, इट शुड बी इंसेंटिवाइज्ड। मतलब कि बेसिकली आपको है ना उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, उनके सेल्स के अकॉर्डिंग, उनके काम के और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग आपको उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए और एक फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के थ्रू किसी की तरफ बहुत ज़्यादा बायस्ड हो और उनको कम सैलरी दो या फिर किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी दो। आपको सारे सबऑर्डिनेट्स को एक लेवल पर रखना चाहिए और उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि वो ज़्यादा प्रमोटेड रहें, ज़्यादा मोटिवेटेड रहें फॉर डूइंग more and more work. Next is unity of command and unity of direction. These are the two principles जहाँ पे आपको unity in command होना चाहिए और direction भी, आपके direction में भी unity होनी चाहिए। For example, अगर किसी lower level person को या फिर जो front line workers होते हैं उनको अगर top level management या फिर administrative department को अगर कोई सलाह देनी है या फिर कोई complaint करनी है तो there is a proper flow, चाहे वो, और द फ्लो शुड बी बाई डायरेक्शनल, मतलब टॉप लेवल से फ्रंट लाइन वर्कर्स तक और फ्रंट लाइन वर्कर्स से टॉप लेवल मैनेजर्स तक, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल इन नेचर। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपके मन में ये चीज़ होती है कि इस कंपनी में मेरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी कंपनी से निकाल दिया जाए, वो एक डर नहीं होना चाहिए और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, चाहे वो एक पर्सनल हो चाहे वो कंपनी हो, बिकॉज कंपनी भी आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है एंड एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल भी आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हो। सो देयर शुड बी स्टेबिलिटी ताकि आप दोनों लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्ड कर पाओ। और हो सकता है कि 1-2 साल में आप प्रॉफिट जनरेट ना कर पाओ, बट इफ़ यू आर इन लॉन्ग टर्म, इफ़ यू आर इन अ पार्टिसिपेंट ऑफ द लॉन्ग रन, यू विल अल्टीमेटली गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। हर एक बंदे को, हर एक कंपनी के एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेना आना चाहिए ताकि इसके थ्रू हम रिवोल्यूशंस कर सकें, हम प्रोडक्ट में एडवांसमेंट कर सकते हैं, हम इनोवेशंस ला सकें। और उस इनोवेशंस के लिए इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हो और एक ही पर्सन बोले जा रहा है, अगर एक पर्सन बोलेगा तो शायद इनोवेशंस के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट अगर 10 लोग बोलेंगे उस कॉन्फ्रेंस में, सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी एंड हायर चांस ऑफ गेटिंग न्यू इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट इन योर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय F.W. टेलर। टेलर ने जो थ्योरी दी थी, इट वॉज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बिकॉज जो टेलर का बैकग्राउंड था, ही वॉज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ही हिमसेल्फ वॉज एन इंजीनियर, सो हिज थॉट प्रोसेस वॉज मोर साइंटिफिक देन आर्ट और देन प्रोफेशन। सो ही वॉज मोर थिंकिंग अबाउट साइंटिफिक थ्योरीज। उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट वॉज रूल ऑफ थंब। जैसे कि आपने साइंस में काफ़ी बार सुना होगा कि दैट देयर इज़ अ रूल ऑफ थंब, जो कि फैक्चुअल चीज़ें होती हैं कि ऐसे ही होंगी हमेशा, बट मैनेजमेंट में हमेशा रूल ऑफ थंब काम नहीं आता है। जनरली आपको रूल ऑफ थंब रखते हो, जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करो, सो देयर इज़ अ रूल ऑफ थंब कि जहाँ पे आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। बट अगर आप उससे आप आगे बढ़ो, अगर आप मैनेजमेंट में जाओ, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट जाओ, अगर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जाओ, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है रूल ऑफ थंब, बिकॉज वहाँ पे एज अ मैनेजर आपको सिचुएशनल बेस्ड आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोविड सिनेरियोज़ की बात करें तो प्री कोविड टाइम्स एंड पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। सो ये मैनेजर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़, हो सकता है कि अभी क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं है, मार्केट बहुत अच्छे नहीं रहे हैं कोविड टाइम्स में, सो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। सो मैनेजर शुड अंडरस्टैंड अबाउट हिज वर्कर्स एंड थिंक रैशनली। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। देयर शुड बी अ कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर। जो मैनेजमेंट लेवल है और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो साथ में मिलके टीम बिल्डिंग का काम कर सकें। बिकॉज एक के करने से कुछ नहीं होगा, बट सारे अगर मिलके करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और एज अ मैनेजर आपको 10 लोगों की टीम दी गई है।
10 लोगों की टीम के अंडर आप लोगों को 100 दिन में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं और आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं पेंसिल्स के, तो आप किसी एक पर्सन को या 2 पर्सन को पूरा काम नहीं दे सकते। आपको जो पूरे 10 लोग हैं उनको इंडिविजुअली काम अलोकेट करना पड़ेगा, ताकि जो एक हो सकता है कि उसमें कोई बहुत अच्छा भी काम करता हो सकता है कि कोई बहुत बुरा भी काम करता हो। सो दोनों का एवरेज आउट काम हो सकता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिजल्ट्स देखोगे तो इसमें ज़्यादा होगा, बिकॉज देयर वाज अ टीम वर्क बिहाइंड इट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम आउटपुट। टू जनरेट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ योर कॉस्ट, जो भी आपने कॉस्ट लगाएं, जो भी आपने रिसोर्सेज लगाएं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, चाहे वो कैपिटल हो सकता है, चाहे फिर वो मटेरियल रिसोर्सेज क्यों ना हो, आपको अगर मैक्सिमम आउटपुट से अगर जनरेट करना है तो आपको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली उनको अलोकेट करना पड़ेगा। लास्टली डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, बिकॉज एट द एंड अगर आपके एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, अगर हो सकता है कि ऑन पेपर आपको लगे कि आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगर उस ग्रोथ की वजह से आपके एम्प्लॉयज़ अगर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, सो यू आर स्टेपिंग असाइड, आप रेस में पीछे रह जाओगे इन लॉन्गर रन, बिकॉज छोटे छोटे जो सिनेरियोज हैं, जो छोटे छोटे आपके अचीवमेंट्स हैं, यू विल अचीव दैट, बट फॉर अ लॉन्गर हराइजन, फॉर अ लॉन्गर टर्म आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके जो वर्कर्स हैं, उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय मैक्स वेवर। मैक्स वेवर गेव अ हेरारिकल थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने हेरारकी को डेवलप किया था कि एक कंपनी में किस तरीके की हेरारकी होना चाहिए, किस तरीके से अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकल स्किल्स या फिर मैनेजरियल स्किल्स को डिवाइड किया जाता है। सो मैक्स वेवर डिजाइन दिस हेरारकी लेवल। ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट इट इज़ मोर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, जो प्लानिंग का काम होता है, जो प्रोसेसिंग का काम होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करते हैं, वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। उसके बाद वो पास ऑन करते हैं अपने लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कोऑर्डिनेशन का, मेनली वो लोअर लेवल मैनेज और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में होते हैं, तो उनका मेन काम है वो कोऑर्डिनेट करवाएं पूरी वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन को। और उसी के साथ जो प्लानिंग और प्रोसेसिंग की है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल के पास भी राइट्स होते हैं कि वो अपने लेवल पे एज अ कोऑर्डिनेटिंग पर्सन वो उसको और फर्निश्ड कर पाएँ, उसको रिफर्बिश्ड करके और ज़्यादा बेहतर प्लान और प्रोसेस बना के दें। लोअर लेवल मैनेजमेंट में जनरली सुपरवाइजिंग का काम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर्स हो गए, जो सिटी लेवल मैनेजर्स हो गए, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जो मैनेजर होते हैं, वो उनका जनरल काम होता है सुपरवाइजिंग का। वो डे टू डे वर्क को सुपरवाइज करते हैं अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का और रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट गैदर्स ऑल द डेटा अक्यूमुलेटेड फ्रॉम वेरियस सुपरवाइजर्स एंड फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, और उसको अक्यूमुलेट करके लॉन्गर टर्म में वो देखते हैं कि कंपनी में किस तरीके से क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। सो दिस वॉज द वेरी बेनिफिशियल थ्योरी इवन इन टुडेज टाइम, बिकॉज hierarchy is very important, departmentalization is very important. Next theory was given by Elton Mayo. Sorry. एल्टन मेयो की थ्योरी में क्या था, एल्टन मेयो ने वर्कर्स के एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए एक उनके ऊपर स्टडी करी थी, और उस स्टडी का नाम था हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट में उसने 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक था कंट्रोल्ड ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने क्या किया था, एक वर्कर्स का ग्रुप लिया गया था और उस वर्कर के ग्रुप को उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया था। वहाँ पे कंटिन्यूसली एक मैनेजर था जो कि उनको 24/7 उनके वर्क को, उनके कंटिन्यूसली उनके काम को कंट्रोल कर रहा था या फिर सुपरवाइज कर रहा था। सो ड्यू टू कंट्रोल सुपरवाइजेशन जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल भी लेजी तरीके से काम नहीं कर रहे थे और हमेशा 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे, फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे। वेयर इज देयर वाज अ अदर ग्रुप ऑफ पीपल, दोज वाज कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं था, उनको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा था, उनको जो सुबह अथॉरिटी दी गई, सुबह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, एट द एंड ऑफ द डे जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसको सिर्फ अलोकेट किया गया था, जो भी टास्क अलोकेट किए गए थे उसको देखा गया था। सो ये 2 ग्रुप बनाए गए थे। एट द एंड ऑफ द डे जब उनको जज किया गया, जब इस हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट के जब रिजल्ट्स निकाले गए, जब कंक्लूजन्स निकाले गए, तो उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों को ज़्यादा सुपरवाइज किया जाता है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। द रीज़न बिहाइंड, उनको हमेशा डर लगा रहता है और एट द सेम टाइम दे फील मोटिवेटेड कि हमारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है, हमारे कोई सुपरवाइज कर रहा है, सो आई शुड गिव माई 100%, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी जजिंग मी एंड दे विल बी गिविंग मी रिवॉर्ड्स
एंड रिवॉर्ड्स कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो हॉथरन एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, 4 ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन किए। फर्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस, ताकि टीम बिल्डिंग हो। उन्होंने एक चीज़ जो देखी थी एल्टन मेयो ने इन दोनों ही ग्रुप्स में, वो थी कि इनको ह्यूमन रिलेशंस बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो टीम बिल्डिंग होती है, जो सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ताकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जो लोग आते हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको जिस चीज़ की भी कमी लग रही है या जो भी उनके डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो अपने हायर मैनेजर्स या फिर हायर अथॉरिटीज़ को क्लियरली बता पाएँ। सो देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन अमंग देमसेल्व्स एंड अबव द हायर अथॉरिटीज़ एज वेल। नेक्स्ट इज सोशल मैन, देयर शुड बी अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंपनी में जाओ और पूरे दिन चुपचाप बैठे रहो, अपना काम करो, वापस आ जाओ। यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ सोशल वेलबींग। सो देयर शुड बी सोशल टर्म्स विद इन द कंपनी। लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए, वीकेंड्स होने चाहिए, वीक ऑफ्स होने चाहिए, ताकि उनके बीच में टीम बिल्डिंग के प्रोग्राम्स किए जा सकें और इसी तरीके से उनके काम को और बेहतरीन बनाया जा सके। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। हमेशा इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज़ हमेशा नहीं देने चाहिए, कभी कभी नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए, जिसके थ्रू उनके काम को अप्रिसिएशन मिले, उनको वैल्यू बेस्ड उनका काम मिले, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो लोग और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश करें और ज़्यादा अपने आप को पुट फॉरवर्ड करें, ताकि उनको और ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलें। दैट कैन बी मॉनेटरी, दैट कैन बी नॉन इकोनॉमिक एज वेल। लास्टली ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल सिस्टम, बिकॉज जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं सो इट्स अ सोशल सिस्टम। वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स काम नहीं कर रहे हैं, सब एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कि अगर आप रोड पे निकलोगे, सो अभी हम एज अ सोसाइटी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज वी आर सोशल वेलबींग। चाहे वो एनिमल्स के साथ हों, प्लांट्स के साथ हों, हमारे नेचर के साथ हों, जिस तरीके से हम अपने नेचर में कनेक्टेड हैं एज अ सोशल वेलबींग, सिमिलरली वी आर कनेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो उस ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ में रिलेशंस बिल्डअप करना, ताकि पूरी कंपनी एक साथ मिलके काम सके और 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। सो दीज वर द 4 मेन थ्योरीज। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेज क्लास।